हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 17 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि जहान श्यान और वांग यी ने आज फिर से एक बार मिलने का वादा किया था। उसी तरह से जहान श्यान वेनिंग के साथ खड़ा था। उसने वेनिंग से कहा, जाओ और जाकर हमारे मोतियों को लेकर आओ, और हाँ, साथ में और 2 घोड़ों को भी लेकर आओ। वेनिंग के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, धन्यवाद मास्टर, मेरा कब से सपना था मोती की सवारी करने का। जहान श्यान ने कहा, क्या मैंने कहा कि मैंने मोती तुम्हारे लिए मंगाया है? तो वेनिंग ने कहा, लेकिन मैं तो आपका सेवक हूँ ना, और वो भी पसंदीदा। जहान श्यान ने कहा, जल्दी जाओ वरना हमें मिलने में देर हो जाएगी। तो वेनिंग ने कहा, मेरा पिछवाड़ा तो पहले ही जा चुका है, अब मैं भी जा रहा हूँ। तो जहान श्यान ने हंसते हुए कहा, हाँ, और अपना मुंह भी लेकर जाना जो यहीं पर रह गया है। वेनिंग महल चला गया। वहाँ पर अपनी पहचान दिखाकर उसने सीधे अस्तबल में प्रवेश किया। वहाँ से जहान श्यान के पसंदीदा 2 घोड़ों को अपने साथ लिया, जिसमें से काले रंग का घोड़ा काले मोती के नाम से जाना जाता था और सफ़ेद रंग की घोड़ी सफ़ेद मोती के नाम से जानी जाती थी। ये घोड़े महाराज ने खुद जहान श्यान को तोहफे के रूप में दिए थे। पूरे विराज्य में इनसे बेहतर घोड़े ढूंढने पर भी नहीं मिलते थे। ये खास कर मंगवाए गए घोड़े थे। दोनों भी इंसानी भाषा जानते थे और हाँ, इशारे से समझ जाते थे कि वो एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं, साथ ही मालिक उनसे क्या कहना चाहते हैं। एक जहान श्यान के अलावा उनका एक खास नौकर ही था जो उनकी देखभाल किया करता था। वही उनके पास जा सकता था। इसके अलावा उसके पास जाने की हिम्मत और किसी को भी नहीं थी। वेनिंग भी बस उनके लगाम को ही छूने की इजाज़त पाता था। वेनिंग ने उनके पास जाकर कहा, चलो मोतियो, तुम्हें राजकुमार ने याद किया है। आज वेनिंग और जहान श्यान दोनों ने भी शिकारी के कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों तय की हुई जगह पर जाकर वांगवा और जिंगजिंग का इंतज़ार करने लगे। वांगई ने अभी भी नकाब पहना हुआ था। जब उसने घोड़ों की तरफ देखा तो वो खुशी से उछल पड़ा। जहान श्यान घोड़े पर बैठकर एक बेहतरीन घुड़सवार की तरह वांगई के सामने आकर रुक गया। उसने वांगई को गुड मॉर्निंग विश किया और उससे पूछा, इन दोनों में से तुम्हें कौन सा चाहिए? तो वांगई ने कहा, पता नहीं, ये सफ़ेद वाला तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल साफ और शुद्ध है, और काले वाला ऐसा लग रहा है जैसे जादुई और आकर्षक है। इन दोनों में चुनाव करना मुश्किल है, ये तो मोतियों की तरह है। जहान श्यान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यही तो इनके नाम है, काला मोती और सफ़ेद मोती। वांगई खुशी से बोल पड़ा, सच में? फिर उसने जहान श्यान से कहा, क्यों ना इनमें से एक तुम मेरे लिए चुन लो। उसके ख्याल से जहान श्यान इन घोड़ों का मालिक है, तो वो बेहतर तरीके से जानता होगा कि वांगई के लिए कौन सा घोड़ा अच्छा है, या शायद मालिक का खुद का पसंदीदा घोड़ा भी हो सकता है ना। जहान श्यान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुम ये सफ़ेद वाला चुन लो, शांत और मासूम। वांगई ने भी मुस्कुराकर उससे हामी भरी। वो भी सफ़ेद ही चुनता, लेकिन फिर भी वो जहान श्यान को एक मौका देना चाहता था उसके लिए चुनने का। फिर जहान श्यान सफ़ेद मोती के पास गया। उसके कान में कुछ कहा, जिस पर सफ़ेद मोती ने वांगई के सामने अपना सर झुकाया और हिनहिनाकर उसे अपना मालिक मान लिया। जहान श्यान वांगई के पास आकर बोला, सफ़ेद मोती ने तुम्हें अपना दूसरा मालिक मान लिया है, अब तुम उस पर चढ़ सकते हो। वांगई फिर सफ़ेद मोती के पास गया। उसके सामने सिर झुकाकर उसने उसके सर पर हाथ फिराया और कहा, चलो दोस्त बनते हैं। जहान श्यान वांगई की घोड़े पर बैठने में मदद करना चाहता था, लेकिन वांगई इतनी खूबसूरती से घोड़ी पर बैठ गया कि जहान श्यान बस उसे देखता ही रह गया। जहान श्यान अपने घोड़े के पास जाकर बोला, तुम हस्बैंड हो तो तुम्हें जिम्मेदार होना चाहिए। ये बात जिंगी ने सुन ली। जिंगी ने कहा, क्या ये काला मोती सफ़ेद मोती का हस्बैंड है? ये बात वांगई ने भी सुन ली। उसने कहा, अगर ये दोनों कपल है तो इन्हें अलग मत करना, ये बहुत दर्दनाक होता है। उसकी आंखों में कुछ दर्द झलक रहा था। अलग होने की बात सुनते ही सबसे पहले उसके दिल में अपने माँ बाबा का ख्याल आया, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे लेकिन अलग रहते थे। हर वक्त जिंग अपने बड़े बेटे और अपने पति के लिए परेशान रहा करती थी, उन्हें याद किया करती थी। हालांकि वो वांगई के सामने जाहिर नहीं होने देती थी, लेकिन फिर भी वांगई को उसका दर्द भली भांति पता था। जब वो 15 साल का था तब जिंग ने
सारी असलियत उसे बता दी थी कि उसके गैर होने की वजह से उसके माता पिता को अलग रहना पड़ रहा है। झांशियान ने वांगई का उदास चेहरा देखकर कहा, जो बीत गई सो बात गई। अब तो तुम अपने पिता और परिवार के साथ हो, तो इसी समय का मजा लो। अब वो दोनों घोड़ों पर बैठकर आगे बढ़ गए। जिंगई ये देखकर परेशान हो गया कि उन दोनों के घोड़ों में काफ़ी अंतर बन गया है। उसने वेनिंग से पूछा, वेनिंग, इन दोनों घोड़ों में इतना अंतर कैसे बन गया? वो दोनों इतना तेज़ कैसे भाग सकते हैं? वेनिंग ने हंसकर जवाब दिया, यही तो इन दोनों की खासियत है। ये वीर राज्य के सबसे बढ़िया प्रजाति के घोड़े हैं। घुड़सवारी में झांशियान का हाथ धरने वाला कोई नहीं था और चेंग समुदाय में वांगई से बेहतर कोई घुड़सवार नहीं था। इसलिए जब काले मोती ने दौड़ना शुरू किया, सफ़ेद मोती तुरंत उसके पीछे गया। वो दोनों घोड़े हवा की रफ्तार से दौड़ रहे थे। जब वो दोनों शहर से काफ़ी दूर जंगल में चले गए, तब झांशियान ने काले मोती की लगाम खींची। सफ़ेद मोती को पता था कि उसे अपने पति के पीछे जाना है। जब वो रुके तब रुकना है, जब चले तब चलना है। एकाएक सफ़ेद मोती रुक गया तो वांगई के गाल फूल गए। उसने पूछा, क्यों? झांशियान ने पूछा, क्यों क्या? वांगई ने कहा, रुक क्यों गए? तो झांशियान ने उसे समझाया, हम बहुत आगे आ चुके हैं। मेरे ख्याल से हमें रुककर बाकी दोनों का इंतज़ार करना चाहिए। वांगई ने चारों ओर सर घुमाकर देखा। उस पूरी जगह में अब बस वो दोनों ही थे। झांशियान ने एक शांत झरना देखा और वांगई से कहा, क्यों ना हम दोनों थोड़ी देर चले और इन दोनों को पानी पीने के लिए अकेला छोड़ दे। वांगई ने अपने घोड़े की तरफ देखा। उसने कहा, तुम्हें प्यास लगी है ना? तो चलो जाकर पानी पियो। झांशियान ने वांगई के सामने पानी की बोतल पकड़ाते हुए कहा, क्या तुम पानी पीना चाहोगे? वांगई पानी पीने लगा और झांशियान उसे देखने लगा। एक दो घूंट पानी पीने के बाद वांगई ने झांशियान को उसकी बोतल लौटा दी। तो झांशियान ने कहा, क्यों, पूरा नहीं पिया? तो वांगई ने कहा, मेरे समुदाय में हर किसी के लिए बचा कर रखना हमें सिखाया जाता है। ये बात सुनकर झांशियान मुस्कुराया। तो वांगई ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैंने देखा। झांशियान ने पूछा, क्या? तो वांगई ने कहा, तुम्हारी मुस्कुराहट ये बिल्कुल एक बनी के जैसी है। तुम्हें और भी मुस्कुराना चाहिए। वांगई की बातें सुनकर झांशियान के कान लाल हो गए। तो वांगई ने कहा, इतने लाल कान? ये भी तो खरगोश की तरह ही है। तुम तो सच्ची के बड़े वाले खरगोश हो। क्या मैं तुम्हें बलि के कर बुलाऊं? झांशियान ने मुस्कुराकर हाँ कहा। तो वांगई ने भी खुले दिल से कहा, तुम चाहो तो मुझे लायन बुला सकते हो। तो झांशियान ने मुस्कुराकर कहा, लायन से ज़्यादा तो तुम किटी लगते हो। क्या मैं तुम्हें किटन कह के पुकारूं? तो वांगई का चेहरा रुआंसा हो गया। उसने कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे परेशान कर रहा है अभी से। वो रोने ही वाला था। तो झांशियान ने कहा, क्या मैं तुम्हें लिटिल लायन कह के पुकारूं? इस पर वांगई खुश हो गया। उसने कहा, हाँ, वादा, तुम बनी और मैं लिटिल लायन। झांशियान ने कहा, लेकिन हम इसे सिर्फ अकेले में पुकारेंगे, ठीक है? इसके बाद दोनों नदी में पत्थर फेंकने का खेल खेलने लगे, जब तक कि वेनिंग और जिंगई उनके पास नहीं पहुंच जाते। जब खेल में वांगई जीत गया तो वो हमेशा की तरह कूदकर झांशियान के पीठ पर आ गया और उससे कहा, दौड़ो, तेज़ दौड़ो। झांशियान भी बिना कुछ सोचे आगे भागने लगा और वांगई हमेशा की तरह उड़ो 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 कहकर उसकी पीठ पर सुपरमैन की पोज में बैठा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। जब वेनिंग और जिंगई उन घोड़ों के पास पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर झांशियान और वांगई कहीं पर भी नहीं दिखे। थोड़ी देर बाद उन्हें वहाँ पर पेड़ हिलते हुए दिखे। उन्होंने देखा कि झांशियान बंदर की तरह वांगई को अपने पीठ पर लिए इस पेड़ से उस पेड़ तक कूद रहा था। वेनिंग ने उन्हें जोर से आवाज़ लगाकर पुकारते हुए कहा, हम यहाँ पर शिकार करने आए हैं या फिर बंदरों से प्रतियोगिता करने? तो वांगई हंसते हुए बोला, चुप रहो, तुम पंछियों को डरा दोगे। वेनिंग नीचे से हंसते हुए बोला, पंछियों के बीच में तुम लोग मॉन्स्टर लग रहे हो। मॉन्स्टर का नाम सुनते ही वांगई को बचपन की कुछ झलकियाँ याद आ गई और वो बहुत बुरी तरह से डर गया। वेनिंग अभी भी हंसते हुए बोल रहा था, बहुत बड़े बड़े और डरावने मॉन्स्टर। जिंगी ने गुस्से में वेनिंग से कहा, उसे मॉन्स्टर कह के मत बुलाओ। इधर झांशियान भी वांगई को समझाने लगा, तुम मॉन्स्टर कैसे हो सकते हो, तुम तो इतनी खूबसूरत हो। बात टालने के लिए झांशियान ने कहा, चलो शिकार करने चलते हैं। वांगई ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, चलो शिकार करते हैं। सभी फिर से अपने घोड़े पर बैठ गए। झांशियान ने अपने घोड़े से कहा, तुम सबको रास्ता दिखाना, ठीक है?
वांगई को ये बात बहुत अच्छी लगी कि झांशियान अपने घोड़े से बात कर रहा है। उसने भी अपने घोड़े से कहा, तुम भी उसके बिल्कुल पीछे पीछे चलना, ठीक है। कुछ देर बाद उन्हें खरगोश मिल गए। वेन्निंग उनका शिकार करने वाला था, लेकिन वांगई जोर से चिल्लाते हुए बोला, झान झान को मत मारना, झान झान को मत मारना। फिर वो अपनी ही बात पर शर्मा गया। इसी तरह से काफ़ी सारे प्राणी उनकी सूची में से चले गए, जैसे कि हिरन, बत्तख और भी बहुत कुछ। आखिरकार उन्हें एक भेड़िया दिखा जो खरगोशों का शिकार करने वाला था। तो वांगई ने भेड़ियों का शिकार करने के लिए हामी भरी। तो वेन्निंग ने कहा, लेकिन हम भेड़िए नहीं खाते। तो वांगई ने उसे समझाया, हर शिकार खाने के लिए नहीं किया जाता, कभी कभी किसी को बचाने के लिए भी शिकार करना पड़ता है। वांगई ने उन खरगोशों को भेड़ियों के हमले से बचा लिया और फिर उसे झांझान के हाथ में दिया। जब झांझान ने खरगोश को पकड़ा था तो वांगई खुश होते हुए बोला, बड़े खरगोश ने छोटे खरगोश को पकड़ा है। जब झांझान ने वांगई से पूछा कि क्या वो एक खरगोश अपने साथ लेना चाहता है, तो वांगई ने कहा कि मैं उसे उसके दोस्तों से अलग नहीं करना चाहता। तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हें अपने दोस्तों से अलग किया जाएगा तो झांझान ने कुछ गंभीर आवाज़ में कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो वांगई ने हंसकर उससे कहा, लगता है तुम्हारे आसपास के सभी लोग अंधे हैं। झांशियान ने पूछा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वांगई ने कहा, तुम इतने अच्छे हो फिर भी तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। इसका मतलब तो एक ही है कि वो सब लोग अंधे हैं, वो नहीं जानते कि वो क्या खो रहे हैं। झांशियान ने मुस्कुराकर कहा, मुझे खुशी है कि तुम अंधे नहीं हो। तो वांगई ने कहा, मुझे भी खुशी है। फिर झांशियान ने पूछा, तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? तो वांगई उसके तरफ देखकर कुछ देर सोचने के बाद बोला, पता नहीं। तो झांशियान ने कहा, तुम्हें क्या पता नहीं है? तो झांशियान की तरफ देखकर जबरदस्ती की मुस्कुराहट होठों पर लाकर वांगई बोला, दुनिया में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन पर हम नियंत्रण नहीं रख सकते, जैसे कि हमारा नसीब। उसकी सीधी सादी बातें सुनकर झांशियान को ऐसा लगा छोटा सा वांगई अचानक से बड़ा हो गया है। झांशियान अपने होठ चबाते हुए वांगई से बातें कर रहा था। अचानक से उसने अपने दांत अपने होठों में गाड़ दिए, जिससे खून आने लगा। वो वांगई से बोला, मैं तुम्हारी मदद करूँगा तुम्हारा नसीब बदलने में। वांगई ने तब झांशियान की तरफ देखा। उसने देखा कि उसके होठों से खून आ रहा है। उसने तुरंत अपना रुमाल निकाल कर झांशियान के होठों की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर झांशियान के हाथ में रुमाल देते हुए बोला, इतना बड़ा बनी, इतना नासमझ कैसे हो सकता है? फिर एकाएक उसे क्या सूझी। उसने कहा, हम महल में कैसे मिलेंगे? तो झांशियान ने कहा, अगर तुम महल आओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। वांगी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, देखा, दोस्त होना बहुत अच्छी बात होती है। तो झांशियान ने उसे पूछा, अच्छा तो फिर कल हम कैसे मिलने वाले हैं? इस पर वांगई की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने कहा, कल माँ बाबा वापस आ जाएंगे तो मैं कल से कभी नहीं मिल पाऊँगा तुमसे। तो झांशियान ने पूछा, क्यों? तो वांगई ने कहा, ये मेरा चेहरा है ना, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। तो झांशियान ने कहा, अगर ये मुसीबत है तो लोगों के पास तो इतनी मुसीबत भी नहीं है। वांगई ने अपना सिर हिलाते हुए वो बात कही जो उसके माँ ने उसे कही थी, बुरे लोग मुझे भगा कर ले जाएंगे और माँ को मेरे बारे में चिंता होती है। वांगई की मासूमियत देखकर झांशियान का दिल पिघल गया। उसने कहा, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वांगई ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी दोस्ती ही मेरे लिए काफ़ी है। अगर किस्मत में होगा तो हम फिर से मिलेंगे। झांशियान ने फिर से एक बार कहा, अगर तुम महल आओगे तो मैं पक्का तुम्हें ढूंढ लूँगा, याद रखना। मैं महल को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वहाँ पर मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। वांगई का दिल कुछ हल्का हो गया। उसने कहा, लेकिन हम एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? इस पर झांशियान गहरे विचारों में डूब गया। तो वांगई ने एक पत्ता उठाकर उसे अपने मुंह से लगाकर एक धुन बजाई। क्या ये तुमने बनाया है? झांशियान ने पूछा। तो वांगई ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं संगीत के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ।
असल में तो वांगई को संगीत में महारत हासिल थी। वो गुचिन भी बहुत अच्छी तरह से बजा लेता था। वांगई की बात सुनकर झांशियान ने भी उसे बता दिया कि वो बांसुरी बहुत अच्छे से बजा लेता है। फिर झांशियान को एक बात सूझी। उसने वांगई से कहा, क्यों ना देर रात को हम एक दूसरे को इस गाने के ज़रिए बुलाएं। वांगई ने मुस्कुराकर कहा, हाँ ठीक है, तो ये तय रहा, हम इस गाने के ज़रिए एक दूसरे को बुलाएंगे। आगे झांशियान बोला, अगर तुम ये गाना बजाओ और मैं जवाब ना दूँ तो ये समझ लेना कि मैं राजमहल में नहीं हूँ। तो वांगई ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे तुम पर भरोसा है। अब ये झांशियान और वांगई के बीच में एक सीक्रेट बन गया। झांशियान ने वांगई से पूछा, वैसे इस गाने का नाम क्या है? वांगई ने कहा, यह गाना मुझे अचानक से सूझा जब मैंने आसमान को पहाड़ों से गिरते हुए झरने के जरिए ज़मीन से मिलते हुए देखा। तो फिर उसने झांशियान की तरफ देखकर कहा, क्यों ना इस गाने को हम दोनों ने बजाया है तो इसका नाम भी हम दोनों रखें। झांशियान के दिमाग में एक नाम आया। उसने कहा, क्यों ना इसका नाम वांगझान रखे। ये हम दोनों के नाम को मिलाकर बन रहा है। अगर तुम चाहो तो हम भविष्य में इसे बदल भी सकते हैं। वांगई उसे जवाब देने ही वाला था, लेकिन तभी उन्होंने वेनिंग की आवाज़ सुनी कि भेड़िए वापस आ गए हैं। झांशियान ने तुरंत अपना तीर कमान पर कस लिया। वो दोनों काफ़ी देर तक भेड़ियों से लड़ते रहे। आखिरकार उन सबको वहाँ से खदेड़ दिया और उन प्यारे से खरगोशों को उनकी दुनिया में सीमित और सुरक्षित कर दिया। जंगल से आने के बाद जब वो वापस से एक जगह पर मिले, तब जिंगी ने कहा, हमें अभी के अभी घर लौटना पड़ेगा। मास्टर और मैडम कभी भी आते होंगे। वांगई ने झांशियान से कहा, महल में जाकर मुझे ढूंढना ज़रूर। फिर वो सभी एक दूसरे को अलविदा कहकर वहाँ से चले गए। वेनिंग ने झांशियान से पूछा, क्या अब हम महल चल सकते हैं? तो झांशियान ने कहा, अभी नहीं, अभी मुझे एक और ज़रूरी काम करना है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे बताइए। और वांगशियान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।